इसी में नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम में ही अपना, कि हम रैशनल टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, इरैशनल टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में नेक्स्ट हेडिंग है हमारे, हाउ टू फाइंड रैशनल टर्म एंड इरैशनल टर्म। ये नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते हैं, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, बस वही जनरल फार्मूले का यूज़ करेंगे और आंसर आ जाएगा। फाइंड द क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ रैशनल टर्म in the expansion of under root 2 plus fifth root of 3 whole power 10। कह रहा है कि पहली बात तो ये जो एक्सपेंशन है इसमें तो हमें सारे टर्म पता होने चाहिए क्या क्या आएंगे, और उसमें से जितने भी रैशनल टर्म है उनका सम बताना है। कि कभी कभी क्वेश्चन आता है जेई में कि रैशनल टर्म कितने होंगे वो बताने हैं, और इसमें उन्होंने पूछ लिया है कि वो रैशनल टर्म भी निकालो प्लस उनका सम भी बताओ क्या होगा। तो देखो हम कैसे करेंगे, इस तरह क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे। तो अगर हमको एक बात तो पक्की है कि रैशनल टर्म पता चल गया, जैसे मान लिया इसमें होल पावर 10 है, अब हमने सॉल्व किया, इसमें 4 टर्म जो है वो रैशनल आ गए, तो बाकी बचे वाले सारे क्या होंगे, इरैशनल हो जाएंगे। बात क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें रैशनल टर्म ढूंढेंगे, और उसको करने का मेथड अपना वही है जो जनरल फार्मूला है उसको यूज़ करते हैं। तो जनरल टर्म का फार्मूला होता है TR+1, पहले इसको और थोड़ा सा लिख लेते हैं, 2 to the power 1/2, 3 to the power 1/5 होल पावर 10। इसको ऐसे हमने नोट कर लिया। अब यहाँ पर A की वैल्यू पता चल गई, B की वैल्यू पता चल गई, N की वैल्यू पता चल गई, डायरेक्ट जनरल टर्म निकाल रहे हैं। NCR मीन्स 10CR, फर्स्ट वाले की होल पावर N-R और सेकेंड वाले की होल पावर R। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10CR 2 to the power 10-R/2 हो जाएगा, तो 10/2 5 हो गया और R/2 हो गया। अलग अलग डिवाइड कर दिया, ये जो पावर 2 थी अपॉन में, इसको 10-R होल बाई 2 होगा और उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया, और 3 to the power क्या हो जाएगा, R/5। यहाँ तक तो हम एज इट इज़ ऐसे ही करेंगे। अब देखते हैं आगे फिर क्या होगा। हमें क्या देखना है कि भाई देखो ये प्रॉब्लम यहाँ पर है, 10CR जो हमारे पास है, सॉरी एक मिनट, 10CR जो ये हमारे पास है, ये इंटीजर वैल्यू देता है कि नहीं देता है। जो भी NCR है, चाहे वो 10CR हो, NCR हो, 11CR हो, ये सारे इंटीजर वैल्यू ही हमेशा देते हैं। आपने इतने सारे NCR सॉल्व किए होंगे, सब में देखा होगा कि हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा, ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और उसमें भी क्या क्रिएट होगा, जब ये R/2 जो है, ये 2 का मल्टीपल जब नहीं देगा तब, और ये जो R है वो 5 का मल्टीपल होगा। रैशनल टर्म कब हो सकते हैं, जब 2 की पावर कोई इंटीजर पावर है और 3 की पावर भी इंटीजर है। जैसे 3 की पावर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो फिर ये इंटीजर वैल्यू देगा।
लेकिन अगर सर 3, आर 10 का मल्टीपल होना चाहिए। हाँ आर जो है वो, सर 10 का मल्टीपल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, आर के जो अपॉन में है उनका एलसीएम ले लेते हैं। हमें क्या कोशिश करनी है कि ये जो r बाई टू है ये इंटीजर होना चाहिए और जो 5 है वो इंटीजर होना चाहिए। तो हम एलसीएम निकाल लेंगे 2 और 5 का। तो 2 और 5 कहाँ से मिले, जो अपॉन में r के अपॉन में दिया हुआ। तो 2 और 5 का एलसीएम 10 हो गया। तो इसका मतलब अगर हम r की वैल्यू 10 या 10 का मल्टीपल रखेंगे तो फिर ये हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा। सपोज करो अगर तुमने यहाँ 10 रख दिया तो r बाई टू 10 बाई टू 5, तो 2 की पावर 5 माइनस 5 0, और 3 की पावर क्या हो जाएगी 10 बाई 5, यानी कि 3 स्क्वायर हो जाएगी, तो 9 हो गया। मतलब ये 3 और 2 की पावर जो है वो इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, और वो तभी होगी जब आप 2 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। अच्छा, r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है यहाँ पर, 10 को हमको देख के क्या समझ में आता है कि r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक सर पॉसिबल है। r की वैल्यू 0 1 2 3 से लेकर 0 to 10। 10 तक, क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ा था कि जो NCR है उसमें n हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू r होता है। और r की वैल्यू, n की वैल्यू सब 0 से ही स्टार्ट होंगी ना, 1 से नहीं स्टार्ट होंगी, माइनस का नहीं आएगा। तो 0 से लेके ही 10 तक ये वैल्यू r की पॉसिबल है। अब इनमें से कौन कौन से दो ऐसे हैं जिनको रखने पे ये 2 और 3 की पावर इंटीजर आने वाली है। तो इसने तो बोला है कि 10 होना चाहिए। तो सर 0 और 10। हाँ, तो 10 तो है ही है, लेकिन 0 को भी अगर तुम चेक करो ना, देखो यहाँ पे 2 की पावर में रख के देखो, 5 माइनस 0 बाई 2, तो 2 की पावर 5 आ जाएगा, और 3 की पावर 0 बाई 5, तो 0 आ जाएगा 3 की पावर। तो कुल मिला के हमारा मेन मोटो यही था कि जो 2 और 3 की पावर में है वो हमेशा इंटीजर आने चाहिए। तो अगर ये इंटीजर आएंगे तो वो सारे के सारे टर्म रैशनल टर्म हो जाएंगे। तो यानी कि इसमें जो है वो कौन से दो रैशनल टर्म देगा वो, जब हमारे पास r की वैल्यू 0 लेंगे और r की वैल्यू 10 लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं कि जो पॉसिबल वैल्यू है r की, वैसे तो ये सारी की सारी पॉसिबल थी, लेकिन उनमें से जो इंटीजर वैल्यू देने वाले हैं वो कौन सी होगा, एक 0 होगा और एक 10 होगा, सिर्फ यही दोनों होंगे। बाकी आप कोई भी वैल्यू ऊपर रखोगे तो देखोगे वहाँ पर इंटीजर वैल्यू नहीं मिलने वाली। तो अगर हमसे पूछा जाता कि भाई कितने टर्म जो है वो रैशनल टर्म होंगे, तो हमारा आंसर होता कि 2 टर्म रैशनल होंगे, एक 0 के लिए होता है और एक 10 के लिए होता। तो अगर हमसे सिर्फ इतना ही पूछा जाता कि रैशनल टर्म कौन कौन से होंगे, तो हम कह देते कौन कौन से टर्म रैशनल होंगे, टी आर प्लस 1। तो आर की वैल्यू जब 0 सर रखोगे, T11 और T1। हाँ आर की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो एक तो T0 प्लस 1 यानी कि T1 आ जाएगा, फर्स्ट टर्म रैशनल होगा, और एक आर की वैल्यू जब 10 पुट करोगे तो T10 प्लस 1 यानी कि T11। ये 1 और 11 टर्म जो है वो रैशनल टर्म हो गए। तो दो टर्म तो रैशनल आ गए। अभी खैर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि उसने कहा था कि रैशनल टर्म का सम निकालना है, लेकिन हमको इतना आइडिया तो हो गया कि 2 टर्म जो है वो रैशनल टर्म होंगे। तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म कितने हो जाएंगे, अगर हमसे यहाँ पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर हमसे कहा जाता तो हम ये भी निकाल सकते थे कि नंबर ऑफ इरेशनल टर्म कितने हो जाते। टोटल हमारे पास 10 थे तो 11 टर्म होते, 9। तो 11 में से 2 को माइनस कर देते तो 9 आ जाते। टोटल 11 टर्म होंगे ना, होल पावर 10 है तो अब चलिए बस केवल हमारा मेन काम क्या रह गया कि हमें T1 निकालना है, T0 प्लस 1, तो उसका भी फार्मूला लगा देते हैं NCR। तो n की वैल्यू कितनी है 10, a की वैल्यू 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/5। यहाँ लिख देते हैं 2 to the power 1/2, 3 to the power 1/5 होल पावर 10। तो NCR, तो 10CR की वैल्यू 0 है, फर्स्ट वाले की होल पावर n माइनस आर और सेकेंड वाले की होल पावर r। तो ये कितना आ गया, 10 से 0 तो 1 हो गया, 2 to the power 10/2 5,
और ये 3 की पावर 0 1, तो ये कितना हो गया 32। अब जरा 32। हाँ बिल्कुल सही है। अब t 10 + 1 निकाल लेते हैं। 10c10 फर्स्ट वाले की होल पावर 10 - 10 और सेकेंड वाले की होल पावर 10, तो 10c10 1 हो गया, 2 की पावर 0 1 हो गई और 3 to the power 2 यानी कि 9 हो गया। तो उसने कहा था कि सम ऑफ रैशनल टर्म बताइए, तो सम ऑफ रैशनल टर्म क्या हो जाएगा? 32 + 9 मीन्स 41 आंसर है। अब इसमें किसी को कहीं पर कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो फिर एक क्वेश्चन मैं देता हूँ करने के लिए। चलिए तो फिर एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। Find the sum of all rational term. Find the sum of all rational term in the expansion of 3 to the power 1/5, 2 to the power 1/3, whole power 15। चलिए इसको आप सॉल्व करें फिर आंसर बताइए। तो ये डायरेक्ट भी दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि हमें पूरा सॉल्व भी करना पड़ता है, कम से कम ये तो पता चल ही जाता है। सर 59। 59 सही है बिल्कुल। देख लेते हैं इसको एक बार और, अगर कोई डाउट आया पिछले वाले क्वेश्चन में तो 10 NCR करेंगे तो 15CR फर्स्ट वाले की होल पावर 15 - R और सेकेंड वाले की वैल्यू होल पावर R, तो 15CR 3 to the power 3 -
r/5 और 2 to the power r/3। साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर r/5 है और r/3 है, तो 5 और 3 का एलसीएम 15 आ जाएगा। तो एलसीएम 5 और 3 का 15, और r की वैल्यू हमें पता है कि 0 1 2 3 से लेके कहाँ तक होगी, 15 तक। तो इसका मतलब जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, r की एक 0 हो जाएगी और एक 15 हो जाएगी। सेम बिल्कुल वैसा ही डिट्टो क्वेश्चन है, कुछ भी खास नहीं है इसमें। तो बस दोनों से हम दोनों की वैल्यू निकाल देंगे, एक 0 पर और एक 15 पर, यानी एक फर्स्ट टर्म और एक 16 टर्म। t0 + 1 और एक t15 + 1। तो एक कितना आया 0 + 1 से 27, दूसरा 32 है, तभी 59 32। तो बस इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर क्या है कि इसको तो जब वो कहेगा कि सम निकालो, कभी कभी क्वेश्चन तो सिर्फ इतना ही आया है कि कितने रैशनल टर्म है और कितने इरेशनल टर्म है। तो फिर उसके लिए मैं एक और तुम्हें शॉर्टकट बता देता हूँ। तो लिख लेते हैं यहाँ पर एक शॉर्टकट, लेकिन उससे क्या होगा, उससे सिर्फ हमें पता चलेगा कि कितने टर्म जो है, जैसे यहाँ तो इजी है, यहाँ डायरेक्ट आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी कभी वो रैशनल टर्म पूछेगा तो हमें क्या करना है, एक ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ब्रैकेट बनाना है, ऊपर जो n लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ टर्म वो, और नीचे जो है जो एलसीएम ऑफ r है, जो r का है, जैसे पहले वाले में दिया हुआ था ना, फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करो तो यहाँ पर क्या दिया था, एक 2 और 5, तो r के अपॉन में जो फ्रैक्शन है, r के अपॉन में जो डिनोमिनेटर है उनका, तो जैसे यहाँ पर मैं अब 2 और 5 ही लिख देता हूँ इस तरीके से। तो वहाँ पर देखो n की वैल्यू पहले क्वेश्चन में क्या आई थी, पहले क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या आई थी, 10। आई थी ना पहले क्वेश्चन में n की वैल्यू 10। तो 10 अपॉन एलसीएम ऑफ 2 और 5 क्या आएगा, 10। तो ये तो एक टर्म आ गया, प्लस यहाँ पर 1 कर देना है, तो ये 1 और ये 1 मिला के क्या बन गया, 2 टर्म बनेंगे, नंबर ऑफ रैशनल टर्म। दूसरे वाले में भी चेक करके देख लेते हैं, दूसरे वाले में क्या आया था, यहाँ पर देख लेते हैं। n की वैल्यू 15 आई थी, यहीं पे चेक कर देता हूँ, 15 अपॉन एलसीएम ऑफ, और वो कितना आया था उसका, 5 और 3 का एलसीएम, अपॉन में 5 और 3 आया था, तो एलसीएम ऑफ 5 और 3 + 1, तो 15 अपॉन 15, 1 + 1 2, तो तभी यहाँ पे 2 जो है वो रैशनल टर्म मिले थे। बात क्लियर हो रही है। तो जैसे एक क्वेश्चन जिसमें मैं ज़्यादा पावर का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको ज़रा आप सॉल्व करें और फिर बताएं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म in the expansion of fourth root of 9। रैशनल निकालना है या इरेशनल? किसमें, इस क्वेश्चन में? यस सर। हाँ बता रहा हूँ एक मिनट। होल पावर 500 विच आर इंटीजर। इंटीजर का मतलब समझ में आएगा वो कौन सा पूछ रहा है वो। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस विच आर इंटीजर, रैशनल टर्म पूछ रहा है। सर 42। 42। अब देखो थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, गलत हो गया। सोचो क्या गलती हुई।
43. नहीं, अब देखो यहाँ मैं बता देता हूँ। सबसे पहला काम हमें क्या देखना था, ध्यान क्या देना है। जैसे वहाँ पर है ना, जो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, प्राइम नंबर है। अब ये 9 यहाँ दिया, सबसे पहला ध्यान तो यहीं पे देना था कि यहाँ 9 है और यहाँ 8 है। तो इस तरह का काम डायरेक्ट नहीं कर सकते हम, ना हम वो डायरेक्ट शॉर्टकट लगा सकते हैं और ना ही हम इसको पूरा डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। देखो शॉर्टकट लगेगा, अभी बताता हूँ कैसे लगेगा, कब लगेगा। सबसे पहले इसको कायदे की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, प्राइम नंबर की फॉर्म में। मतलब 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए। जैसे 9 है तो 3 का स्क्वायर हो गया, तो 9 को हमने लिखा 3 का स्क्वायर और उसकी होल पावर 1/4। तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और उसकी होल पावर 1/6 और इसकी भी होल पावर 500। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये नहीं था। क्वेश्चन हमारा क्या था, 3 की पावर 1/2, 2 टू द पावर 1/2, दोनों में होल पावर 1/2 है और उसकी होल पावर 500। क्वेश्चन हमारा ये है। उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए जेई ने इस तरीके से क्वेश्चन दिया था। मेन क्वेश्चन हमारा ये है। सबसे पहले उसको सबको छोटी पावर में चेंज कर लिया, 2 की, 3 की, 5 की, 7 की, इस टाइप की। अब जरा करो, अब आ जाएगा आंसर। यही ध्यान देना था बस। तो 251. बिल्कुल सही है, 251 टर्म आएंगे। और अगर इरेशनल पूछता तो फिर टोटल में से माइनस कर देते। इसका हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। टोटल 500 है, अपॉन में एलसीएम 2 और 2 का 2 आएगा और +1, तो 251 आ गया। चाहो तो इसको डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हो कि भाई अगर हमें सॉल्व करने का मन है कि इसको सॉल्व करके देख ले कि यही आएगा कि नहीं। तो 500 CR फर्स्ट वाले की होल पावर n-r और सेकेंड वाले की होल पावर r। तो 500 CR 3 टू द पावर 250 माइनस r/2 और 2 टू द पावर r/2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 और 2 का एलसीएम 2 आने वाला है। अब इन्होंने देखा कि r की वैल्यू 0, 1, 2, 3 से लेके कहाँ तक आएगी, 500 तक। और उसमें एलसीएम जो आया है वो 2 और 2 का वो 2 आया हुआ है। तो r की वैल्यू 2 का मल्टीपल लोगे कि नहीं लोगे। तो यहाँ से अगर बात करोगे 1 से लेके 500 तक, तो आधे टर्म आ जाएंगे यहाँ तक 250, और एक 0 तो पक्की बात है कि वो तो होता ही होता है। तो टोटल 251 टर्म आ जाएंगे जिनमें हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा। अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है इंटीजर वाले में, कोई डाउट आ रहा है क्या बच्चों, क्लियर है। चलिए तो एक क्वेश्चन और मैं होमवर्क आपको दे देता हूँ। इन द एक्सपेंशन ऑफ in the expansion of 7 to the power 1/3, 11 to the power 1/9, whole power 6561, then how many term which are free from radicals। अब देखो ये लिखने का तरीका, इनका पूछने का तरीका बदल गया। फ्री फ्रॉम रेडिकल का मतलब है कि अंडर रूट, क्यूब रूट, ये नहीं होने चाहिए। फ्री फ्रॉम रेडिकल का मतलब इंटीजर ही पूछ रहा है, इरेशनल नंबर ही पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये भी इस तरह से लैंग्वेज में पूछा गया है कि फ्री फ्रॉम रेडिकल। रेडिकल साइन का मतलब होता है अंडर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, ये है रेडिकल साइन।
तो इसने कहा है उसमें ये सब नहीं आने चाहिए। मतलब हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं और करके कि ये क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ रैशनल टर्म ही पूछ रहा है। तो ध्यान रखें इसका। एक और लिख लेते हैं, और अगर निकाल सकते हैं तो अभी जल्दी से बता दीजिए। 730 आंसर। कितना? 730। हाँ बिल्कुल सही है, आंसर भी आ गया। चलो आंसर इसका 730 है। बहुत इजी है, डायरेक्ट डिवाइड करो सीधे आंसर आएगा। जो मैंने शॉर्टकट बताया उससे डायरेक्ट डिवाइड कर दो, आंसर सीधे आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लाइन में आएगा। तो ये फ्री फ्रॉम रेडिकल वाले क्वेश्चन हमारे समझ में आ गए किस तरीके से हमें अप्रोच करना है। चलिए एक क्वेश्चन जेई का ले लेते हैं, बहुत इजी सा पूछा गया था, उसको कर लेते हैं। ये तो बस एक ही ठीक है, बाकी बहुत सारे हम लोग कर चुके हैं। In the binomial expansion of a minus b whole power n is greater than or equal to 5, the sum of fifth term and sixth term is 0, then a upon b की वैल्यू पूछी गई है, क्या होगी। ये जेई मेंस में आया हुआ है और बहुत इजी, एनसीईआरटी से भी इजी है। एनसीईआरटी में भी इससे बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चन थे। बस हमें फिफ्थ टर्म निकालना है और सिक्स टर्म निकालना है और दोनों को सम करके 0 कर देना है। एक बार आप ट्राई करें और बताएं n के टर्म में आंसर आएगा इसका, क्योंकि n होल पावर n दिया हुआ है। फिफ्थ टर्म तो निकल आएगा ना, इसका क्या होगा। तो भाई NCR, तो फिफ्थ को हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 1।
चलो यार लिख के दिखा देता हूँ, वैसे सबको सर आइडिया होगा। ए बी टू द पावर 4। ए अपॉन बी की वैल्यू पूछी गई है ना, ए अपॉन बी की वैल्यू, और वो इन टर्म ऑफ एन आएगी। देखो देख लेते हैं, T5 को T4+1 लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ मैं, NCR फर्स्ट वाले की होल पावर n-r, और सेकंड b नहीं है, माइनस b है, तो माइनस b की होल पावर r। 6 टर्म क्या होगा, T5+1 हो जाएगा, तो क्या होगा NC5 फर्स्ट वाले की होल पावर n-5 और सेकंड वाले की होल पावर 5। अब दोनों का सम 0 करना। हाँ बोलिए सर n-4/5। करेक्ट है, सही है, एकदम बढ़िया। T5 + T6 = 0 क्वेश्चन में गिवन है, तो T5 = माइनस का T6 हो गया। T5 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, NC4 a⁴ और माइनस b की होल पावर 4 को डायरेक्ट b की पावर 4 लिख देता हूँ मैं। और ये सबको पता है कि माइनस की पावर अगर इवन नंबर है तो वो प्लस हो जाएगी। NC5 a⁴ और माइनस b की होल पावर 5, तो एक माइनस और आएगा, और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, क्योंकि पहले से ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है, और यहाँ पर भी वैल्यू जो है वो माइनस की आने वाली है। चलो यहाँ लिख देता हूँ एक बार और। तो अब यहाँ पर NC5 और NCR का फॉर्मूला ओपन कर देना है, a को a के साथ, b को b के साथ भेज देना है। n⁴ अपॉन 4 n-4 और a⁴ n-4 है अपॉन a⁴ और b⁴ है अपॉन में b⁴ और यहाँ NCR को यहाँ ओपन कर देता हूँ, ये n⁴ कट हो गया, 1/4। अब देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो ये आपको पता ही है किसको ओपन करना है, तो 4 को तो ओपन करेंगे नहीं, और n-4 और n-5 में कौन बड़ा है, तो n-4 बड़ा है, तो इसको ओपन करेंगे, तो n-4 बाहर आ जाएगा, n-5 a की पावर क्या होगा, बेस सेम है तो पावर माइनस में आ जाएगी ऊपर आके, तो -n+5 b⁴, और बल्कि b को नीचे ही रहने दो क्योंकि a अपॉन b तो निकालना है हमको, तो ये साफ साफ सबको दिख भी रहा है कि ये b की पावर 4 में एक कट हो जाएगा, अपॉन में b, और अपॉन में 5 को बाहर निकाला तो 4 और n-5, ये कट हो गया, 4 भी कट हो गया, n से n कट हो गया, 5 - 4 1, तो a अपॉन b = n-4 अपॉन 5, ये आंसर हो गया। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही कहीं पर तो? चलिए तो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं फिर। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ in the expansion of 1 + 3x + 3x² + x³ whole power 15।
आ रहा है समझ में? क्या करेंगे? ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है। सबसे पहले ध्यान तो हमें यही देना है। 1 plus x का whole। 1 प्लस एक्स की होल पावर 3 का। तो यहाँ पर डायरेक्ट बाइनोमियल नहीं लग रही, लेकिन पहले इसको हम इस तरीके से लिख देंगे 1 प्लस एक्स का होल क्यूब और उसकी होल पावर 15। मतलब क्वेश्चन हमारा हो गया 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 की होल पावर 45। अब 1 प्लस एक्स की होल पावर 45 में हमको x की पावर 9 का कोफिशिएंट चाहिए। तो अगर आपको याद होगा तो डायरेक्ट आप बता सकते हो कि 1 प्लस एक्स की होल पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, NC0 NC1x NC2x स्क्वायर और NCR x टू द पावर r। अरे जितनी भी पावर यहाँ पर होती है वही नीचे पावर होती है। तो हमसे x की पावर 9 का पूछ रहा है। जब 1 है, x की पावर 1 है तो यहाँ 1 आ रहा है, जब 2 है तो 2 आ रहा है, 3 है तो 3 आ रहा है, r है तो r आ रहा है। तो 9 है तो क्या आएगा? 45 की 9। हाँ बिल्कुल, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 इज इक्वल टू 45c9। और चाहो तो फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो, आएगी वही चीज़। ऐसा नहीं कि कुछ नया आ जाएगा, आएगा वही। लेकिन यहाँ पर जब 1 प्लस एक्स का केस होता है ना, तो हमें सीधे फार्मूला ही पता है, तो क्यों ना हम उसका यूज़ करके जल्दी से आंसर बता दें, फिर हम क्यों फार्मूला लगाएंगे। एक जेई का क्वेश्चन और लिख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और एक छोटी सी वैल्यू निकालनी थी, लिख लेते हैं क्या है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 18 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 3 इंटू 18 इंटू 7 इंटू 25 होल डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 6 प्लस 6 इंटू 2 43 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 81 इंटू 4 प्लस 20 इंटू 27 इंटू 8 15 इंटू 9 इंटू 16 प्लस 6 इंटू 3 इंटू 32 प्लस 64। बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करके बतानी थी ये वैल्यू। कुछ समझ में आ रहा बच्चों कि बताओ मैं कैसे करेंगे? ये सर डिनोमिनेटर में 3 के पावर है सारे। डिनोमिनेटर में 3 की पावर, सर 3 की पावर 0 एक टर्म है, फिर नेक्स्ट टर्म में 3 की पावर 1 है, फिर 3 की पावर 2 है, और फिर इस तरफ जाएंगे तो 2 की पावर जा रही है। कुछ बनेगा फिर? सर एक मिनट,
ओके। न्यूमरेटर कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि न्यूमरेटर में क्या करेंगे, कि वो भी नहीं समझ में आ रहा कि न्यूमरेटर में क्या है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये फॉर्मूला अभी तक पहचान नहीं पा रहे हो। ए क्यूब लिखा है प्लस बी क्यूब लिखा है प्लस 3ab लिखा है और a प्लस बी लिखा है। यहाँ पर a क्यूब लिखा है, ये a की वैल्यू 18 है और b की वैल्यू 7 है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ये a प्लस बी लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 18 प्लस 7 की होल पावर 3। अब जरा डिनोमिनेटर की बात करते हैं। तो पकड़ में आया क्या भाई? नहीं? देखो मैं दिखाता हूँ कैसे पकड़ोगे तुम इसको। ये 3 की पावर 6 है, फिर 3 की पावर 6 के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, फिर यहाँ पर 6 आ गया और 3 की पावर 5 हो गई। 3 की पावर 5 होता है 243 और यहाँ 2 की पावर पहले 0 थी, फिर यहाँ पर 2 की पावर 1 आ गई, फिर 6 के बाद 15 आया, 3 की पावर देखो 4 आ गई और 2 की पावर बढ़ने लगी। 3 की पावर कम हो रही है और 2 की पावर बढ़ रही है। और बाइनोमियल कोफिशिएंट भी समझ में आ रहे होंगे क्या क्या हो रहा है। पहले 1 आया, फिर 6 आया, फिर 15 आया, फिर 20 बाइनोमियल कोफिशिएंट आया। 3 की पावर 4 के बाद 3 की पावर एक और कम हो गई और 2 की पावर एक बढ़ गई, फिर 15 आया, फिर 3 की पावर एक और कम हो गई और 2 की पावर एक और बढ़ गई, फिर 6 आया, फिर 3 की पावर 2 के बाद 3 की पावर 1 और 2 की पावर 5 हो गई, और फिर 1 आया, 3 की पावर 0 हो गई और 2 की पावर 5 हो गई, सॉरी 6 हो गई, क्योंकि पहले 5 थे फिर 6 हो गए। क्या अभी भी पहचान में नहीं आ रहा? ये 6, 1, 6, 15, 20, 15, 6 और 1 ये किसका होता है? 6C0, 6C1, 6C2 हो गया। और 3 की पावर जो है वो पहले 6 थी, फिर 5 थी, फिर 4 हुई, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई। तो ये किसका एक्सपेंशन हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा x, मतलब a, हाँ, a प्लस बी की होल पावर n, यानी कि 3 प्लस 2 की होल पावर 6। तो 3 प्लस 2 की होल पावर 6 का मतलब 5 की पावर 6, और न्यूमरेटर को हमने देखा कि 25 की पावर 3 है, तो ये भी 5 की पावर 6 है, और डिनोमिनेटर को देखा तो वो भी 5 की पावर 6 है। तो आंसर बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो गया, 1 आंसर आ गया। 1। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही कहीं पर? ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहे थे और ऊपर न्यूमरेटर तो ये था ही। इस तरीके से हमको पहचानना पड़ेगा भाई कि ए क्या है, बी क्या है, और जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है। और वैसे भी दिख रहा है कि टोटल 7 टर्म है, तो a प्लस बी की होल पावर 6 ही रही होगी भाई। टोटल 7 टर्म है, अगर हमें नहीं पहचाने, नहीं याद है, तो भी हमें पता है कि 7 टर्म है, तो a प्लस बी की होल पावर 6 रही होगी। हमें a और b ही पहचानना है कि a क्या होगा और b क्या होगा, और वो हमें पता चल जाएगा देख के कि कौन सी पावर बढ़ रही है और कौन सी पावर कम हो रही है। तो ये भी कभी जेई के प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट, ईजी। तो चलिए एक और लिखते हैं। ये भी 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन अभी रिसेंटली। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x
इन द एक्सपेंशन ऑफ और जो एक्सपेंशन है वो थोड़ा छोटा सा दिया हुआ है, x प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 2/3 x टू द पावर 1/3 प्लस 1 माइनस x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस x टू द पावर 1/2 और होल पावर इसकी 10 है। ए ऑप्शन 210, बी ऑप्शन 310, सी ऑप्शन 4 और डी जो है वो 120। टू 2013 में आया हुआ है। अभी इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, सारी x की एक पावर एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं और जब x की सारी पावर एक साथ आ जाएगी तो फिर जो पावर के साथ है उसको ज़ीरो कर देंगे, वहाँ से r की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन वो काफ़ी इजी रहता था क्योंकि a प्लस बी की होल पावर है। ये भी इजी है, इसको थोड़ा पहले सॉल्व करना पड़ेगा। जो 10th क्लास में हम फैक्टराइजेशन वगैरह पढ़ते हैं उनसे हम इससे पहले इसको थोड़ा छोटा कर देंगे और छोटा करने के बाद फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो आप फैक्टराइजेशन देखिए यहाँ पर कि किसका क्या फैक्टराइजेशन हो सकता है। आया कुछ समझ में बच्चों? नहीं? देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको एक्सपेंड करना है इसको। क्या ये जो x प्लस 1 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x टू द पावर 1/3 का क्यूब और ये 1 का क्यूब, और नीचे वाले को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 1/3 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 और प्लस 1, और यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिखूँगा रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और अपॉन में यहाँ से रूट एक्स कॉमन ले लूँगा तो रूट एक्स माइनस 1 हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? तो ये जो है फॉर्मूला जो ऊपर वाला है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है। ये ए है और ये बी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, और नीचे जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का फॉर्म बन रहा है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो कट हो जाएगा। कैसे देखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी
ये पहले ब्रैकेट में आ गया a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और होल डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 1/3 का स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 1/3 प्लस 1 और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी और अपॉन में रूट एक्स और रूट एक्स माइनस 1। ये इससे कट हो गया और ये पूरा का पूरा पार्ट डिनोमिनेटर से कट हो गया। जरा देखिए आप यहाँ पर, बताइए किसी कोई प्रॉब्लम है तो ऊपर हमारा जो और होल पावर क्या चल रहा था पावर में 10, तो ये होल पावर 10 तो चल रहा है। तो एक्स टू द पावर 1/3 प्लस 1 माइनस, अब जरा देखो यहाँ पर ये जो बचा हुआ है इसको अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ, इसके साथ रूट एक्स को डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या बचेगा रूट एक्स अपॉन रूट एक्स 1 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स और उसकी होल पावर 10। ब्रैकेट ओपन कर देता है, एक्स टू द पावर 1/3 प्लस 1 माइनस 1 और एक्स टू द पावर माइनस 1/2 होल पावर 10। अब देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन ये बन गया कि एक्स की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/2 एक्स टू द पावर माइनस 1/2 होल पावर 10। अब इसमें इंडिपेंडेंट टर्म हमको निकालना है, तो अब तो आप निकाल सकते हैं इजीली। जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाइए, एक्स की सारी पावर को एक साथ कलेक्ट कर लीजिए और फिर उसको 0 कर दीजिए। फर्स्ट वाले की होल पावर n माइनस आर, सेकेंड वाले की होल पावर r। टेन सी आर माइनस 1 टू द पावर r और x की पावर 10 माइनस r/3 माइनस r/2। ये आ जाएगा ना, बेस सेव कर देंगे तो x की सारी पावर कलेक्ट हो गई। और इंडिपेंडेंट टर्म जो 10 माइनस r/3 है माइनस r/2 है उसको 0 कर देता है, यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी। ट्वेंटी माइनस 2r इक्वल टू 3r, 20 इक्वल टू 5r, तो r इक्वल टू 4 5 20। r की वैल्यू 4 आ गई। तो अगर हमसे पूछा जाता कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट है तो हम कह देते फिफ्थ है, लेकिन अब उसने कहा है कि उसकी वैल्यू भी बतानी है, तो t4 + 1, तो यहीं पे वैल्यू पुट कर देते हैं 10c4 माइनस 1 टू द पावर 4 और x की पावर तो 0 है, 210 कितना 210, तो 210। ओके, यानी ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक्सरसाइज 3। ओके, तो 210 हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये तो 2013 में आया था। एक क्वेश्चन इसी को उठा के पूरा का पूरा बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था 17 में, वो भी दिखा देता हूँ। इसको आप लिख लेंगे, ये आपका होमवर्क हो जाएगा जल्दी से। द कोफिशिएंट ऑफ x to the power -5 in the expansion of, और वही क्वेश्चन है x + 1 अपॉन x to the power 2/3 प्लस x to the power 1/3 माइनस 1 माइनस x माइनस 1 होल पावर 10 where x not equal to 0, 1
0,1 ऐसे लिखा हुआ है, x की वैल्यू 0 और 1 नहीं है, इज और ये सीधे सीधे आंसर भी आप अभी बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, कोई पूरा तो सॉल्व कर ही चुके हम लोग। सर पर ये अलग है ना वैल्यू। अच्छा, क्वेश्चन चेंज है थोड़ा सा। सर डिनोमिनेटर में प्लस माइनस इंटरचेंज हो गया। नहीं, मैंने गलत नोट कर दिया, सॉरी। ये यहाँ पर प्लस ही है और यहाँ माइनस है। ओके, ये प्लस है और ये माइनस है, बिल्कुल डिट्टो वही सेम है, नहीं तो चेंज हो जाएगा। अब ठीक है। सर 1। तो बिल्कुल सही है, 1 आ जाएगा। बस हमें क्या करना है, जो इंडिपेंडेंट टर्म था Yes, उसकी sir, जगह one. 0 किया था, वहाँ -5 कर देंगे, तो आंसर बिल्कुल सही है, 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे। ओके, Okay, sir. थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. Bye.